Hello students, today we will start unit 2 current electricity. Let's start current electricity. लास्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा कि जब चार्जेज रेस्ट पे होते हैं तो हमने कुछ चीज़ें देखी वहाँ पे। जब चार्जेज रेस्ट पे होते हैं तो क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्जेज मोशन में होते हैं तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उसकी दो ब्रांच होती हैं। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तब क्या ब्रांच होती है, और वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तब क्या ब्रांच होती है। देखो लास्ट में हमने पढ़ा जब चार्जेज एट रेस्ट तो उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, व्हेन चार्जेज आर इन मोशन तो उसकी दो कंडीशन हो जाती हैं। चार्जेज मोशन में होते हैं तो दो कंडीशन होती हैं। एक तो क्या कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, और सेकंड वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करें। ओके, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या हो, एक्सेलरेशन हो। ठीक है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इस कंप्लीट यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो चार्जेज क्या होंगे मोशन के अंदर होंगे, कैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। वेरिएबल वेलोसिटी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये दो ब्रांच पड़ेगा। ठीक है, जब चार्जेज रेस्ट पे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब चार्जेज मोशन में हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी जब मूव कर रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और वेरिएबल वेलोसिटी या विद सम एक्सेलरेशन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, देखो अब स्टार्ट करते हैं हम करंट से। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है देखो, सिंपली हम क्या बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through any cross section is known as current। ओके, इसमें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पहले क्या कंडीशन थी, उसके बाद क्या कंडीशन हुई। बैटरी कनेक्ट करने से पहले कंडक्टर की क्या कंडीशन होती है और बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या कंडीशन होती है। ओके, अगर किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चार्जेज क्या कर रहे हो, फ्लो कर रहे हो, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उसको हम क्या बोलते हैं करंट बोलते हैं। ओके, अब इसमें भी दो कंडीशन होती हैं, एक एवरेज करंट और एक इंस्टेंटेनियस करंट। आई एवरेज, एवरेज करंट क्या होता है, इफ डेल्टा क्यू चार्ज पास इन टाइम डेल्टा टी देन आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ओके, सिंपली ये इसको हम क्या बोलेंगे एवरेज करंट। इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे दोनों के। इंस्टेंटेनियस करंट आई इंस्टेंटेनियस, उसको क्या बोलेंगे डी क्यू बाई डी टी। ये क्या होगा इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, या सिंपली हम इंस्टेंटेनियस को और क्या बोल सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसी को और क्या बोल सकते हैं आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज करंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, एवरेज करंट की लिमिटिंग वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट बोल सकते हैं।
आगे देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअल में आप देखोगे स्केलर है या वेक्टर है या ये टेंसर है, तो करंट की डायरेक्शन भी होती है, अभी हम आगे देखेंगे। डायरेक्शन क्या होती है करंट की, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है, और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ऑल्दो करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑल्दो करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और फिर भी ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बिकॉज क्यों होती है स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। हमने पढ़ा था 11th में वेक्टर की ट्राइंगल ला, पैरेललोग्राम ला, वेक्टर को ऐड करने के लिए ला यूज करते हैं, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करते, इसलिए करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया ऐसे ये करंट जा रहा हो 3 एम्पियर 2 एम्पियर, ये गया, ये कितना होगा 5 एम्पियर होगा। ओके, तो करंट जो है वो वेक्टर की फॉर्म में ऐड होना चाहिए, बट करंट को हम कैसे करते हैं, सिंपली रियल नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं। 3 + 2 = 5 एम्पियर, मतलब एक स्केलर की तरह ऐड करते हैं, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। ओके, इट एड्स लाइक स्केलर। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है कि कितना एंगल है इनके साथ, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एंगल। और जहाँ पे एंगल का भी कोई इफेक्ट नहीं हो वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, उसको टेंसर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, वैसे हम जो पढ़ रहे हैं सिलेबस में हमारे में क्या है, स्केलर। अगर आपको टेंसर ऑप्शन मिल जाए तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल का भी कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे कितना भी एंगल हो, ये मान लिया कुछ भी 90 डिग्री एंगल है तो एंगल का कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, टेंसर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो टेंसर, नहीं तो सिंपली क्या बोल लेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोल लेंगे इसको। ओके, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। SI यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर। ओके, CGS यूनिट क्या होती है करंट की, CGS यूनिट हम बोल सकते हैं EMU, बायोट, अब एम्पियर। CGS यूनिट ऑफ करंट इज EMU, बायोट, अब एम्पियर। ये क्या होती हैं, CGS यूनिट होती है। ओके, अगर इनके बीच में रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या होती है, 1 एम्पियर = 1/10 अब एम्पियर। 1 एम्पियर में 1/10 अब एम्पियर होते हैं। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, बायोट भी बोलते हैं। ओके, ये क्या होती है, SI और CGS यूनिट होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, मेनली हम पढ़ेंगे इसमें जो यूज करेंगे, देखो फिर इसका बेसिक टर्म भी देखेंगे। देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट,
डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन क्या होती है? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ conventional current is taken to be the direction along positive charges. Okay, direction along positive charges या to be the direction of flow of positive charge बोल सकते हो, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में। ओके, या इलेक्ट्रॉन के बेस पे बोलें तो इलेक्ट्रॉन के बेस पे क्या बोलते हैं? इसमें सिंपली क्या बोल सकते हैं हम? इसी में पॉजिटिव चार्ज या इसी को और क्या बोल सकते हैं? दैट इज अलोंग फील्ड, फील्ड के अलोंग। और क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में बोल सकते हैं। ओके, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, opposite to the direction of flow of नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में या फील्ड की डायरेक्शन में, और या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे मान लिया हमने ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इसके अंदर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? या तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, ओके, जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। ये ओके, यहाँ पे ई की डायरेक्शन ये रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो सिंपली ध्यान रखो, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं यहाँ पे कि कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होता है और उनकी कंडीशन क्या होती है। अभी उसकी कुछ डिटेल पढ़ेंगे। पहले क्या, एक इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल आया जिसको क्लासिकल स्टोरी ऑफ करंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, ऐसी कोई और क्या बोलते हैं? क्लासिकल थ्योरी ऑफ करंट। करंट की क्लासिकल थ्योरी क्या है? ठीक है, देखो, इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर, इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ये मान लिया हमने कोई कंडक्टर ले लिया। ओके, इसके अंदर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ने कंडक्टर और मेटल देयर इज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस पे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज तो इधर एक्यूमुलेट हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ओके, ध्यान रखना, विदाउट एनी बैटरी, बिना बैटरी के अगर किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके कारण
एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है इनसाइड द कंडक्टर, ई इंड्यूस्ड। हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ओके, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्जेज क्रिएट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इंड्यूस्ड चार्जेज accumulates, ओके, जिसके कारण है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और ये क्या होती है, अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इंड्यूस्ड जो होती है वो अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, 0 होता है। ये हमने पहले पढ़ रखा है, ई नेट इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ये सब हमने किस में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है। अब अगर हम इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दें तो क्या कंडीशन होगी, देखो। अब हमने क्या कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। अब यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ओके, बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, देखो जैसे ही चार्जेज एक्यूमुलेट होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रेंडमली मूव भी करते हैं। क्यों, किसके कारण करते हैं, वो थर्मल एनर्जी के कारण करते हैं, कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक्सटर्नल टेम्परेचर जो हमारा टेम्परेचर है उसके कारण वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और क्या करेंगे, रेंडमली मूव भी करते रहते हैं उस कंडीशन में भी। ठीक है, अब जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी कनेक्ट करने से वही क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इंड्यूस चार्ज अब क्या करना स्टार्ट कर देंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पे तो क्या था, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे थे, ये जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था, ये क्या करना शुरू कर देगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। ओके, एयर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, accumulation of charges stops and starts flow। ठीक है, ये क्या करना स्टार्ट कर देंगे, starts flowing, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ई इंड्यूस्ड जो होगी इस केस में वो क्या हो गई, 0 हो गई। E induced is equal to 0 और E net inside the conductor is not equal to 0। ये मेन फिनोमिना होता है। ओके, मतलब क्या हुआ, इस पूरी कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि बिना बैटरी के कनेक्ट करने से अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उन पे क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेज होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, 0 होता है। जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी कनेक्ट करने से अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेज जो है वो स्टॉप हो जाता है। ये जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे थे ये स्टॉप हो जाएंगे, क्या करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, बैटरी क्या करती है, यहाँ पे चार्जेज को मोशन देती है, फ्लो करती है मतलब। ओके, तो बैटरी का मेन जो चीज़ होता है वो हमने पहले भी पढ़ रखा है, आगे भी पढ़ेंगे, सेल में डिस्कस करेंगे। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ये चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, 0 इनसाइड में, और ई नेट नॉट इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन में ई नेट नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो किसके इक्वल होता है, क्यू ई के इक्वल होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स क्या होगा, क्यू ई के इक्वल होगा, जिसमें आगे हम डिटेल में भी निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। नेट फोर्स है और इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द ई नेट के अपोजिट होगा। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें पता है एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल है, क्यू ई के इक्वल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या लिख सकते हैं,
F इज इक्वल टू ई ई, नेगेटिव साइन भी शो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे, तो माइनस ई ई हो जाएगा यहाँ पे। एक्सेलरेशन होगा वो क्या होता है F बाई एम, तो क्या हो जाएगा माइनस ई ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, अब ये आगे डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मेनली। अभी करंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो करंट की जो मेन कंडीशन है, इसके अलावा वो क्या क्या कंडीशन है वो देखेंगे अभी इसके अलावा। तो ये तो बेसिक डिटेल थी कि करंट जब बैटरी कनेक्ट करते हैं उससे पहले क्या कंडीशन होती है करंट की, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद करंट की क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ से हमने डायरेक्शन पढ़ ली करंट की, क्या डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है चार्ज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पे चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, हमें पता है कि कंडक्टर में करंट किसके कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे, और वो दोनों क्या होंगे, सेम रहेंगे। तो नेट चार्ज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, जीरो होगा। तो ध्यान रखना, द करंट इन अ कंडक्टर is due to number of free electrons, but in a conductor number of electrons that is negative charge is equal to the number of protons that is positive charge, hence net charge on a current carrying conductor, current carrying conductor is 0। तो नेट चार्ज उस पर क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान रखना, नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, चेंज होता है या नहीं होता, या कैसे डिपेंड करता है। देखो, करंट थ्रू ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो तो क्या कंडीशन होगी, करंट थ्रू ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो तब और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो तब क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, करंट डज नॉट चेंज विद नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे आपको इस टाइप से मिल जाए। ये मिल जाए, मान लिया ये एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है। ओके, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लिया इसमें जो करंट है I1 I2 I3, तो यहाँ पे ये करंट डिफरेंट नहीं होगा, करंट क्या होगा, इक्वल होगा। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, दैट इज करंट डज नॉट चेंज विद चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज करंट does not change with change in क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया के चेंज करने से करंट चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
सिंपल आपने पढ़ रखा है, टाइप्स ऑफ करंट भी पढ़ रखा है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ करंट में भी, फिर उसके आगे करंट देखेंगे डिफरेंट सिचुएशन के अंदर क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ करंट, करंट की टाइप क्या क्या होती है। मेनली जो पढ़ रहे हैं हम, डायरेक्ट करंट भी दो टाइप का होता है, वैसे हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दो टाइप। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मैग्नीट्यूड चेंजेज कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेज पीरियोडिकली। मैग्नीट्यूड चेंजेज कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेज पीरियोडिकली, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे 4th यूनिट में, EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे। ओके, इस कंडीशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसमें भी दो होते हैं, वेरिएबल डायरेक्ट करंट और एक कांस्टेंट डायरेक्ट करंट। तो ऐसे कंडीशन होती है इसमें, ये और ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, या ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते हैं। इसका डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे, ऐसे। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होंगे इसके अंदर। ठीक है, टाइम के साथ ग्राफ बनाए तो IET। अब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट का, ये सिंबल होता है इस टाइप से। ठीक है, इसका आपको पता ही है, डायरेक्ट करंट का पॉजिटिव नेगेटिव ये सिंबल होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट शोज हीटिंग इफेक्ट ओनली। अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट शो करता है, हीटिंग इफेक्ट ओनली। और डायरेक्ट करंट जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शो करता है, तीनों शो करता है ये। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर। ये भी डिटेल में पढ़ेंगे रेक्टिफायर आगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द AC इंटू DC, और DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन्वर्टर। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी, आगे नेक्स्ट में हम कंप्लीट डिटेल में भी पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। देखो आप, ये सब आपको पता ही है कि इंडिया में या इन आवर हाउसेज AC इज सप्लाइड एट 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। हमारे घरों में जो लाइट आती है वो क्या होती है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की लाइट आती है। ओके, आगे देखो, now current in different situations, current in different situations, डिफरेंट सिचुएशन में करंट क्या क्या होता है ये देखेंगे। देखो, फर्स्ट हम पढ़ेंगे ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। जब चार्जेज क्या हो, ट्रांसलेटरी मोशन में हो या ट्रांसलेशनल मोशन हो। फर्स्ट, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज, जब चार्जेज क्या हो, ट्रांसलेटरी मोशन में हो। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, मान लिया कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर क्या है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसी कंडक्टर में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके पे चार्ज क्या है, ईच हैविंग चार्ज q, तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू एन क्यू बाई टी। इफ a conductor has n number of free electrons and each having charge q, then current in time t is equal to nq by t, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, ये जरूर ध्यान रखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू होगा ये। ठीक है, अब यही सेम कंडीशन, n पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज q पास पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया अगर पास हो रहे हो, ठीक है, तो जो करंट एसोसिएट होगा उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस, वो करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू एन क्यू ए। ये कब है ध्यान रखना, व्हेन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग चार्ज q पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, देन करंट एसोसिएटेड विद दैट एरिया इज आई इज इक्वल टू एन क्यू ए। ओके, अब इसी में n पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो और उन पे चार्ज क्या हो, ईच हैविंग चार्ज q, और वो मूव कर रहे हो विद वेलोसिटी v, देन करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू एन क्यू वी ए। ओके, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v, देन करंट थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया a इज एन क्यू वी ए। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन्स हो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम आगे रिलेशन भी निकालेंगे, एन क्यू की जगह क्या जाएगा, ई ए, और वी की जगह क्या जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में भी। ठीक है, तो ये बेसिक सा पॉइंट है, ये वैसे ध्यान रख लेना आप एक बार। ये तो था ट्रांसलेशनल मोशन के कारण ड्यू टू रोटेटरी मोशन। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज जब रोटेटरी मोशन में हो तब कंडीशन क्या होगी उसके अंदर, देखो मान लिया कि आर क्या है, इसका रेडियस है, और क्यू चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है। ओके, इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद स्पीड वी, वी स्पीड से अगर क्या कर रहा हो, वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, न्यू हो, न्यू फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा क्या हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देन इन टाइम टी, टी यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड, टी यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, टाइम पीरियड ले रहे हैं। देन आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू न्यू, अभी निकालेंगे आगे। न्यू क्या होता है, 1/t, तो क्या लिख सकते हैं, q बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है तो q इंटू न्यू लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे ध्यान रख लो। तो आप आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, q बाई टी, टाइम पीरियड ले रहे हैं, और 1/t को क्या लिख सकते हैं, q इंटू न्यू। ठीक है, तो न्यू की टर्म में क्या ध्यान रखोगे, q इंटू न्यू। अब और चेंज करना हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो हमें पता है कि q बाई टी है, आई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, q बाई टी के इक्वल है। t को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है वेलोसिटी क्या है, सरकमफेरेंस अपॉन टाइम पीरियड, v बाई टी, तो t को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r बाई v, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, तो i इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, v की टर्म में रिलेशन आ गई। अब अगर हमें ओमेगा की टर्म में लिखना है तो ओमेगा की टर्म में क्या लिख सकते हैं, हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो i इज इक्वल टू क्यू, v की जगह हमने क्या रख दिया, आर ओमेगा, 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, तो क्या हो गया, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, बिकॉज v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की रिलेशन होती है।
तो ये ओमेगा की टर्म में रिलेशन आ गई। तो रोटेटरी मोशन में हो तो हम ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। व्हेन ए वोल्टेज V इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर हैविंग ए रेजिस्टेंस R, और उसका रेजिस्टेंस क्या हो, R हो, तो हमें करंट निकालना हो तो करंट पता है आपको I = P/V होता है। ये पावर में हम डिस्कस भी करेंगे, आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे पावर के अंदर भी, ओके। अब देखो हम डिस्कस करते हैं करंट कैरियर्स। करंट कैरियर क्या क्या होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स का मतलब कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, इन सब के अंदर क्या होते हैं। करंट कैरियर्स का मतलब क्या हो गया, द चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट द करंट। सिंपली क्या बोल सकते हैं, द चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन a definite direction constitute a current। तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिंपली बोल दो चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए करंट आर नोन एज चार्ज कैरियर्स, आर नोन एज चार्ज कैरियर्स। अब किन किन कंडीशन में क्या होता है देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेज, सेमीकंडक्टर्स, मेनली हम ये यूज करते हैं। इनके अंदर करंट किन किन चार्ज कैरियर के कारण होता है, मतलब किन के फ्लो के कारण होता है, ठीक है। सॉलिड के अंदर हम सिंपली बोले मेटल, तो मेटल के अंदर करंट कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। गैसेज, गैसेज में पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और सिंपली फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ भी रखा है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स क्या होते हैं, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जिसको, या सिंपली हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ओके। ये थे करंट कैरियर्स। अब देखो यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी J से डिनोट करते हैं इसको। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट density, okay, that is J = I/A, J = I/A, करंट पर यूनिट एरिया, ओके। अब इसकी कंडीशन क्या होती है देखो, इसकी मेन जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होती है, ये मान लिया कोई कंडक्टर है, ओके। ये क्या होता है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे अगर हम इसका एरिया वेक्टर लें, मान लिया हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया, इसको हम क्या बोलेंगे DA, ठीक है। और इधर क्या होगा, एन एरिया वेक्टर, ठीक है। सिंपली एरिया वेक्टर लेके भी आप सोल्व कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे J की वैल्यू क्या होगी, J = I/A होगा, ठीक है। या एंगल की टर्म में देखें तो एंगल की टर्म में भी निकाल सकते हैं इसको।
किसी पर्टिकुलर एंगल में, इसको थोड़ा सा एंगल हमने यूँ चेंज कर दिया इसका, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए कोस थीटा। ए कोस थीटा की टर्म में फिर हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, उसकी टर्म में डिफाइन करेंगे फिर, ठीक है। कि अगर थोड़ा सा इसका एंगल चेंज कर दें इस टाइप से, ये था, इसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये हो गया डी ए, या एरिया वेक्टर ले रहे हैं तो ए ये हो जाएगा, और इसके साथ ये क्या होगा, ए कोस थीटा, ओके, एंगल थीटा है। तो यहाँ पे J इज इक्वल टू क्या होगा, I अपॉन ए, ये हमने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालना हो इसकी टर्म में तो क्या लिखेंगे, ए कोस थीटा, तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जे ए कोस थीटा, एंड I इज इक्वल टू जे डॉट, ओके, I इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे डॉट ए, ठीक है। सिंपली अगर और भी रिलेशन देखेंगे इसकी करंट डेंसिटी की, आगे और रिलेशन देखेंगे, स्मॉल करंट की टर्म में लिखना हो तो ये लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जे डॉट डी ए, जे डी ए कोस थीटा, अगर स्मॉल ले रहे हैं तो हम यहाँ से एरिया स्मॉल ले रहे हैं तो, ठीक है, या जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कोस थीटा, जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कोस थीटा, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ पे मेन कंडीशन। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है करंट डेंसिटी का, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ओके। तो नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, उसकी कंडीशन में निकालना हो तो वैसे निकाल सकते हैं आप, सिंपली जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ध्यान रखो अगर थीटा 0 डिग्री है तो, ठीक है, तो कोस 0 1 हो जाएगा यहाँ पे, और अगर थीटा दे रखा है तो उसकी टर्म में यूज करेंगे फिर, ठीक है। तो करंट कैसी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एस आई यूनिट देखें यहाँ से, एस आई यूनिट ऑफ जे, तो क्या हो जाएगी, एस आई यूनिट करंट पर यूनिट एरिया, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला निकालना हो तो डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं, ए एल माइनस 2 हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो ए एल माइनस 2 डायमेंशन फार्मूला। करंट का निकालेंगे तो करंट का डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ए सबको पता है ये तो, ठीक है। अब करंट डेंसिटी अलग अलग टर्म्स में क्या होगी, देखो करंट डेंसिटी अगर हम वेलोसिटी ऑफ चार्ज की टर्म में देखें तो क्या होगी, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। वेलोसिटी ऑफ चार्ज की टर्म्स में क्या होगी करंट डेंसिटी, हमें पता है कि J इज इक्वल टू क्या होता है, I बाई ए, ठीक है, J इज इक्वल टू I बाई ए। अगर इसी में ही हम एक आगे रिलेशन निकालेंगे, I इज इक्वल टू एन क्यू, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, या हमने एक रिलेशन निकाली भी थी यहाँ से, I इज इक्वल टू एन क्यू वी ए। अगर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो करंट जो एसोसिएट होता है क्रॉस सेक्शन में वो क्या होता है, I इज इक्वल टू एन क्यू वी ए, ठीक है। अब हमें पता है कि ये क्या होती है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और इसके साथ वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या लगता है, एक ये वेक्टर भी लगता है, ठीक है, जो एरिया वेक्टर को डिनोट करते हैं हम डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख दें, I की वैल्यू और रख दें यहाँ पे, तो J की वैल्यू V की टर्म में आ जाएगी, देख सकते हैं ना, J की वैल्यू क्या आ जाएगी, V की टर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से अगर रखें हम तो क्या आ जाएगा, देखो J इज इक्वल टू एन क्यू वी ए अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये तो ओनली क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन के लिए शो कर रहा है, ठीक है। तो J इज इक्वल टू क्या हो गया, एन क्यू वी, वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी,
v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे ही चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालना हो तो एन क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ से अगर ये लिखें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो की टर्म में, तो एन क्यू को हम क्या लिख देंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वी। ये कंडीशन भी ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है, सिंपली मतलब हम क्या बोल सकते हैं, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद वेलोसिटी ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। करंट डेंसिटी क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो इंटू वी, तो वेलोसिटी इंटू रो। ठीक है, तो ये वेलोसिटी के टर्म में बता सकते हैं चार्ज डेंसिटी को। नेक्स्ट पॉइंट देखो, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हम करंट डेंसिटी को कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम एक रिलेशन निकालेंगे करंट डेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, J इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, ये एक रिलेशन आएगी आगे, उसमें भी यूज करेंगे। और सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू E बाई रो। ओके, इसकी टर्म में भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेन डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। देखो क्या डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सेकंड पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो उसकी कंडीशन में क्या होगी, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इफ E इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म देन J विल ऑल्सो बी कांस्टेंट। तो J भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि E कांस्टेंट है तो सिग्मा भी क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी, और सिग्मा कांस्टेंट है तो J भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, थर्ड पॉइंट, थर्ड कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इफ़ E इज इक्वल टू जीरो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने इनसाइड द कंडक्टर, तो करंट डेंसिटी और करंट दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे, दैट इज इनसाइड द कंडक्टर। तो उस केस में करंट डेंसिटी और करंट दोनों क्या होंगे, जीरो, तो J क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो ये केस देखो हमने जैसे लास्ट डिटेल में पढ़ा था उससे रिलेटेड आई कि बैटरी कनेक्ट करने से पहले क्या होता है और कनेक्ट करने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो इनसाइड द कंडक्टर करंट जीरो कब होता है, ओनली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे करंट जीरो, वहाँ पे करंट जीरो नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है। ये था डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। ओके, अब देखते हैं कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल्स। कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल्स। मेटल्स के अंदर करंट कैसे कंडक्ट होता है। ठीक है, हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं।
अगर उनकी वेलोसिटी हमें निकालनी है तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से हम उनकी रैंडम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपली हमें पता है कि कोई भी मेटल है तो उसके लैटिस में क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव आयंस फिक्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, मूव करते हैं रेंडमली। कितने होते हैं, बिलियन ऑफ बिलियन होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रेंडमली मूव करते हैं एक स्पीड से। तो अगर हम देखें एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पे, अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से आरएमएस स्पीड निकालें, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालें, तो हमने 11th में फॉर्मूला पढ़ रखा है एक 3 kVT/m VRMS का। ठीक है, 3 kVT/m, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 × 1.38 × 10⁻⁻23 इंटू में 300 केल्विन है, 300 केल्विन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, नियरली इक्वल टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्या होती है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, जब रेंडमली मूव करते हैं तो ये वेलोसिटी होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, जो बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है, थर्मल वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के इक्वल। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी जो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी, जब रेंडमली मूव करते हैं तो काफ़ी हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं। बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज 0। एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती है, 0 होती है। बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज 0, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करते हैं और जिग जैग पाथ में मूव करते हैं। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, देखो तो हमें पता चल गया यहाँ से कि कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव करते हैं इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब ये कंडीशन कब थी, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट है तो ड्यू टू दिस रैंडम मोशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में जो पास होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब जितने लेफ्ट से राइट में जाते हैं उतने ही राइट से लेफ्ट में आते हैं, रेंडमली मूव करते हैं तो। ठीक है, तो उसके कारण जो नेट करंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। एवरेज वेलोसिटी 0 होती है और नेट करंट भी क्या होता है उसका, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये थर्मल वेलोसिटी निकाल ली यहाँ से और एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिनके कारण एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब मेन कंडीशन है यहाँ पे क्या आ गई कि हम मान के चलें इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि एक की U1 है, एक की U2 है, एक की U3 है, एक U4 है, एक U5 है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कितनी होगी टोटल, UN होगी। तो U एवरेज इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस एज ऑन UN अपॉन n। इसको हम क्या बोलेंगे, 0 के इक्वल बोलेंगे। ओके, ये क्या होगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। इसी को हम और क्या बोलेंगे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे मतलब इस कंडीशन का एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है, देयर इज नो नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज देयर इज नो नेट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। या आप सिंपली वो भी बता सकते हो, जितने लेफ्ट से राइट जा रहे हैं उतने ही राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण नेट करंट है वो क्या है, 0 है, दैट इज आई नेट इज इक्वल टू 0। नेट करंट यहाँ पे क्या है, 0।
अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन होती है। ये तो क्या था, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज बाय कनेक्टिंग बैटरी ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय कनेक्टिंग अ बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है। बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा कि जो रेंडमली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे हाई स्पीड से, बट उनकी स्पीड हाई नहीं होगी। हमें लगता है क्या है कि स्पीड वो 10⁵ होगी, लेकिन वहाँ पे स्पीड 10⁵ नहीं होगी। ध्यान रखना क्यों नहीं होगी वो, क्यों, अभी आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। देखो ये कंडक्टर है, मान लिया इसके अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई ऐसे मूव कर रहा है इसमें, कोई ऐसे मूव कर रहा है, इस टाइप से मूव कर रही हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की तो पहले हमने पढ़ा बैटरी कनेक्ट करने से पहले क्या कर रहे थे, 10⁵ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे थे। अब 10⁵ मीटर पर सेकंड से मूव नहीं करेंगे। जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे मूव करने लग जाएंगे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में होगा और करंट भी क्या होगा, इसी साइड में होगा। तो ये कैसे मूव करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, जिसके कारण करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इनकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वो स्पीड डिक्रीज क्यों होती है, स्पीड डिक्रीजेज बिकॉज इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली collides with kernels। kernels का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम, एटम का जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, उनके कारण क्या होता है, उनका मोशन है वो रिटार्डेड होता है। ठीक है, कोलाइड्स विद kernels रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम, सो देयर मोशन इज रिटार्डेड, जिनके कारण उसका मोशन क्या हो जाता है, रिटार्डेड हो जाता है, और वो फिर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं। वो वेलोसिटी हम निकालें भी गए 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड आएगी। ठीक है, देखो इससे पहले क्या कर रहे थे, 10⁵ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड से मूव करेंगे। वो कंडीशन क्या हो जाती है, देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, एक तो कोलिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, और पहले वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। अब यहाँ पे नेट मोशन जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जिनके कारण उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो आप सिंपल ये रीजन ध्यान रखो, इनके कारण इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। पहले जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज जो स्पीड है वो पहले क्या थी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब कितनी बच जाएगी ये, वी एवरेज आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हमें ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आगे हम यूज करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना यहाँ पे कि हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनकम्प्लीट का हम एवरेज लेंगे। ठीक
ठीक है, तो वो वेलोसिटी क्या आएगी, स्मॉल वेलोसिटी आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ध्यान रखना, मैंने बताया था अभी फर्स्ट में ही, जब चार्जेज का एक्सेलरेशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट और स्मॉल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिनके कारण उनकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने से के बाद 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड बन जाती है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, अब देखो मेन कंडीशन इसके अंदर क्या क्या आती है। अब हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, हमें पता है पहले इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं और बाद में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मीन फ्री पाथ भी होता है। मीन फ्री पाथ क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है यहाँ से और यहाँ तक, पहले मान लिया उसकी वेलोसिटी क्या है, u1, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ है इसको हम क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। टाउ यहाँ पे क्या है, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, टाउ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है, और ये जो पाथ है इसको हम क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि पाथ बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ठीक है। और हम वैसे एवरेज बोलते हैं इसको, एवरेज निकालेंगे तो उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। सिंपली तो क्या होता है, द पाथ बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन का बीच का जो पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं, और उसका एवरेज लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, ठीक है। एवरेज की कंडीशन होती है। टाउ यहाँ पे क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो पहले एक तो ये ध्यान रखना, फ्री पाथ, इसमें मीन फ्री पाथ ध्यान रखना, मीन फ्री पाथ, द पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव collisions is known as free path, and the average of free path is known as mean free path, ठीक है। मान लिया हमने कि u1 पहले क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट आफ्टर वन कोलिजन, एक कोलिजन होने के बाद u1 वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद उसने कुछ डिस्टेंस कवर की और टाउ या टाउ1 टाइम बाद उसका क्या हुआ, नेक्स्ट कोलिजन हुआ, उसके बाद वेलोसिटी है वो क्या है, v1 है, ठीक है। तो हम v1 को क्या लिख सकते हैं, देखो इस पॉइंट से v1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या है, u1 क्या है, वेलोसिटी आफ्टर वन कोलिजन, आफ्टर टाइम टाउ1 सेकेंड कोलिजन हुआ, और फिर वेलोसिटी क्या है, v1 है। तो v1 को हम क्या लिख सकते हैं, u1 + a टाउ1 लिख सकते हैं कि नहीं, v1 = u1 + a टाउ1। ये a क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो है ये एक्सेलरेशन, ठीक है। अब v1 को हम क्या लिख सकते हैं, u1 + a टाउ1। सिमिलरली v2 को क्या लिखेंगे, u2 + a टाउ2, क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन का केस देख रहे हैं हम, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उनका कोलिजन होता है, v2 v3 u3 + a टाउ3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो vn को हम क्या लिख सकते हैं, vn = un + a टाउ1, ठीक है। यहाँ पे vn = un + a टाउ1, ये लिख सकते हैं। देखो अब हमें पता है कि v एवरेज को क्या लिख सकते हैं, v1 + v2 + v3 + एड्स ऑन
V1 अपॉन एन, ये लिख सकते हैं। वी एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn अपॉन एन। ये क्या बन जाएगी अब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लिख सकते हैं V1 को U1 प्लस A1 टाउ 1 लिखेंगे, U2 प्लस A2 टाउ 2, U3 प्लस A टाउ 3, ऐसे लिखेंगे इसको कंप्लीट को। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ से U1 प्लस U2 प्लस U3 अपॉन N, ठीक है, इंटू यहाँ से प्लस A इंटू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, जितने भी होंगे आप उनके टर्म में लिख सकते हो यहाँ से, प्लस H ऑन टाउ N अपॉन N। ओके, अब हमें पता है कि ये क्या है, 0 के इक्वल है, कंप्लीट है ना। तो Vd को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू टाउ, Vd इज इक्वल टू A इंटू टाउ, और Vd इज इक्वल टू क्या आ गया, A हमें पता है F/m होता है, वो हमने निकाला था माइनस EE/m इंटू टाउ। तो Vd की रिलेशन क्या आएगी, Vd इज इक्वल टू माइनस EE टाउ बाई m, विच इज़ द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसी को अगर हमें और चेंज करना हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं इसको। देखो देखो Vd इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, हमें पता है कि Vd इज इक्वल टू क्या है, माइनस EE टाउ बाई m। अब V इज इक्वल टू क्या होता है, देखो मान लिया ये कोई कंडक्टर है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसका एरिया A है और लेंथ है ये क्या है, L है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, E इज इक्वल टू V/L, या पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, E इंटू L, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू L, और E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/L। तो E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, Vd इज इक्वल टू माइनस E V टाउ बाई ml। ये क्या आ जाएगी यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, किसकी टर्म में आ गई, ये V की पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें और चेंज करना हो तो इसको हम और भी चेंज करके लिख सकते हैं, आगे और चेंज करना हो, हमें रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी हो, या और कोई रिलेशन निकालनी हो तो वो भी निकाल सकते हैं।